बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। बांदीपुरा जिले के नागमर्ग इलाके में चल रही मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने खोला था फायर। सुरक्षा बलों ने की फायरिंग और मुंह तोड़ जवाब दिया। निक्की तवी इलाके में हुई गोलीबारी का सुलझा मामला। पुलिस ने गोलीबारी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों से एक पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस किए बरामद। लिखित में आश्वासन दिए जाने पर अड़े सफाई कर्मचारी। आश्वासन न मिलने पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सांबा के बाजारों में भी चारों ओर लगे कचरे के ढेर। महामारी फैलने का खतरा, दुकानदारों का धंधा चौप। डोडा के 7 गांवों को आज तक नहीं मिली सड़क। जंगल से गुजरकर मंजिल तक पहुंचने को मजबूर लोग। कंधों पर उठाकर अस्पतालों तक पहुंचाए जा रहे मरीज। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे बांदीपुरा एनकाउंटर के हवाले से, जहां पर कश्मीर घाटी के बांदीपुरा जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के खिलाफ जो यहां पर मुठभेड़ है, इन दोनों के बीच में लगातार जारी है। ये मुठभेड़ आज बांदीपुरा के नागमर्ग इलाके में तब शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की एक सूचना के आधार पर वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। चेतावनी दिए जाने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ करारा जवाब दिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुस्तैदी से सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और यहाँ पर राष्ट्रीय राइफल्स के जो बटालियन है एक साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, लगातार पूरे कश्मीर वैली में जारी है। लेकिन ये तस्वीरें आपको बांदीपुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर की सुरक्षा बल और आतंकियों के अंदर जो मुठभेड़ है इन दोनों के दरमियान जारी है। और ये मुठभेड़ आज बांदीपुरा के नागमर्ग इलाके में शुरू हो चुकी है, जहां पर की सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कुछ इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचे थे। इन इनपुट के आधार पर कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के बाद लगातार कहीं ना कहीं अब ये एनकाउंटर की सिचुएशन वहां पर देखने को मिल रही है। दोनों ओर से फायरिंग भी लगातार कहीं ना कहीं कुछ देर पहले तक जारी थी। अभी की क्या कुछ अपडेट है उस पर भी जानकारी लेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि लगातार ये एनकाउंटर की सिचुएशन जिला बांदीपुरा के एक इलाके में देखने को मिल रही है। तो अभी की ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जहूर भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं जिला बांदीपुरा से हमारे संवाददाता। जहूर, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है इस एनकाउंटर के हवाले से? क्या अभी भी फायरिंग की आवाज दोनों तरफ से सुनाई दे रही है? क्या कुछ अपडेट है, साझा कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे जो बांदीपुर का जो इलाका है, हालांकि फॉरेस्ट एरिया है, जो डेंस फॉरेस्ट है नागमर्ग इलाका, अगर टोपोग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो ये कुपवारा लोला से कनेक्ट करता है जो फॉरेस्ट एरिया है। तो अभी जो गोलीबारी का तबादला है वो वक्फे से जारी है। और अगर बात करेंगे इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ जो है मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और अगर ये भी पता भी करें कि जो 5 और 6 नवंबर में जो है एक एनकाउंटर हुआ था कैप्सन बांदीपुर इलाके में जो है, बिल्कुल टोपोग्राफी के हिसाब से उसी जंगल में आज भी एनकाउंटर हुआ। उस दिन बताया गया, सोर्स ने उस दिन भी बताया गया कि 1 से 2 मिलिटेंट होंगे, जिसमें एक गैर मुकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया है। उसके बाद जो है वहाँ पे जो है ऑपरेशन हालांकि कॉल ऑफ किया गया है, लेकिन वहाँ पे जो है सर्च जो थी वो बिल्कुल अभी तक जारी थी। और आज भी जो है ये जो कनेक्ट करता है कुपवारा से इलाका, जो नागमर्ग इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है, अभी भी जो एनकाउंटर का सिलसिला है वो वहाँ पे जारी है। और अभी गोलीबारी का जो सिलसिला है वो वक्त से जारी है। वो भी अगर हम जराये का माने तो 1 से 2 मिनट इस ऑपरेशन में हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने जब सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ नजदीक पहुंची तो वहाँ जवाबी कार्रवाई मिलिटेंट्स को फायर जो दोनों तरफ से गोलीबारी स्टार्ट हुई और एनकाउंटर का सिलसिला अभी भी जारी है। बैक टू सिस्टम। जरूर बताइएगा, जैसे आपने बताया कि ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है, क्या कुछ चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, क्योंकि सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका है, क्या फॉग जैसी सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिल रही है? ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कुछ टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है? जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से लैस होते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उस हवाले से जो है उनको जो है इसमें जो हालांकि सिक्योरिटी फोर्स के लिए थोड़ा चैलेंज होता है फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि वास्ट एरिया होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है। आज कश्मीर में जो सर्दियों का आयाम भी बढ़ गया है और यहाँ पे जो मॉर्निंग में जो फॉग भी था, कल रात को जो है
उनकी बर्फबारी भी हुई पहाड़ी इलाकों में, तो अभी हालांकि उनके लिए चेतावनी होगी, लेकिन मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ जो है इसमें कर रहे हैं। और अभी भी जो है अभी किसी मिनट उनकी मारे जाने की कोई खबर नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल अभी जारी है। शिपन जरूर बताइएगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करने की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे कश्मीर वैली की बात करें या फिर कुछ हिस्सों में जम्मू में भी कहीं ना कहीं आतंकियों की एक्टिविटी अब बढ़ती नजर आ रही है। तो किस तरीके से काम करने की जरूरत है? क्या और ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा एडवांस जो टेक्नोलॉजी, एडवांस जो वेपन्स है सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचाने की जरूरत है? क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को? शिपन अगर बात करेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैंने पहले ही बता दिया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आरडी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है और उसमें इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन जो एनकाउंटर्स का जो सिलसिला देखने को मिल रहा है कश्मीर घाटी के अंदर, वो दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। चाहे अटैक्स का मामला है या नॉन लोकल्स पे या बाकी रिसेंटली जो लाल चौक में अटैक किया गया है, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं उसके बाद रोज में ही जो है उस केस को सॉल्व कर दिया गया। उसमें 3 जो भलाई वर्कर्स है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें जो आईजीपी कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि जहाँ जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं तो उसके बाद तुरंत उनको जो है सॉल्व किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है बिल्कुल मुश्किल से काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन को जो है चलाने में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस टाइम टू टाइम जो है बिल्कुल जहाँ जहाँ भी इनको इनपुट्स आ रहे हैं, जितने भी भलाई वर्कर्स है उनको रडार पे रखा गया है और जहाँ जहाँ भी इनको कुछ भी लगता है तो उसके बाद उनको जो है मुश्किल से काम किया जा रहा है। उनको निपटने के लिए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। शिपन ठीक है जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जहूर बट यहाँ पर एनकाउंटर के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। कुछ ब्रेक्स के बाद यानी कि कुछ देर के बाद जो यहाँ पर फायरिंग की आवाज है वो सुनी जा रही है, लेकिन डेंस फॉरेस्ट एरिया है और इस डेंस फॉरेस्ट एरिया के होने के बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने कई चैलेंजेस है। लेकिन चैलेंजेस होने के साथ साथ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है इनपुट से है कि 1 से 2 आतंकी जो है वो यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। लेकिन लगातार एक्टिवली सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं और अभी भी फायरिंग कहीं ना कहीं बीच बीच से सुनाई दे रही है। इसी बीच आगे बढ़ चलेंगे। जम्मू के निकितवी इलाके में पिछले दिनों हुई गोलीबारी के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमजान के रूप में की गई है। इन दोनों के कब्जे से एक पिस्टल और साथ ही साथ 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पिस्टल यहाँ पर जब्त की गई है और 15 जो जिंदा कारतूस है वो भी बरामद किए गए हैं और फिलहाल के लिए मोहम्मद रमजान और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ अपडेट है, क्या ये पूरा मामला? शिल्पा मास्टर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा बताएगा क्या है ये पूरा मामला जहाँ पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी इनसे रिकवर किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपको बता दें कि 2-3 नवंबर की इंसिडेंट रात को जो है वो फायरिंग इंसिडेंट निकल तभी में पेश आता है, जहाँ पर इमरान खलील जिनकी उम्र जो है वो 25 साल बताई जा रही है, जिसके श्रीनगर के रहने वाले हैं, उन पर जो है वो गोली चलाई जाती है, वो जख्मी होते हैं, उन्हें जेल से अस्पताल भर्ती किया जाता है। ये निकल तभी में ये फायरिंग इंसिडेंट जो है वो पेश आया। उसके बाद अदालत जो है वो नवाबाद पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है, तहकीकात जो है की जाती है। 4 से 5 इसमें 3 जाति में काम पर जाते खेल में टीम को जो है खंगालने के लिए कहा गया, दूसरी टीम को जो है वो लोग लगातार जो है वो इससे काम किया जा रहा था, इस मैटर को जो है वो सॉल्व किया जा रहा था। जहाँ पर पुलिस को एक लीड मिलती है कि फोर्ट तवी ब्रिज पर जो है जहाँ पे यानी कि जो चौक बना हुआ है फोर्ट तवी ब्रिज, वहाँ पर एक ब्लैक कलर की क्रेटा गाड़ी आने वाली है जिसमें 2 लोग मौजूद हैं और इनके पास जो है वो चिट्टा है, यानी कि वो चिट्टा सप्लाई करते हैं, लोग सप्लाई करते हैं। ये न्यूज जो है वो पुलिस को मिलती है, पुलिस वहाँ पर नाका लगाती है। नाका लगाने के बाद इन 2 व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमजान जिनसे चिट्टा जो है वो बरामद होता है, 18 ग्राम ये चिट्टा बरामद होता है और उसके बाद ब्लैक कलर की क्रेटा को जो है वो सीज कर दिया जाता है। जब उनकी तहकीकात की गई, पूछताछ की गई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी खुलासा सामने हुआ कि जो 2-3 नवंबर की इंसिडेंट रात को 5 इंसिडेंट हुआ था इमरान खलील पर जो गोली चलाई गई थी वो इन 2 व्यक्ति के द्वारा ही चलाई गई थी और जिस प्रकार से यानी कि इसमें 2 केस जो है वो सॉल्व हुए हैं। एक तो जो गोली चलाई गई थी वो इन 2 व्यक्ति ने ही चलाई थी और साथ ही साथ
मोहम्मद रमजान की बात करें तो इन पर जो है वो कई सारे एनडीपीएस के तहत मामले भी दर्ज किए गए। देखिए कारण की अगर बात करें तो कारण ये था, रीजन ये था कि जो इमरान खलील है और साथ ही साथ जो ये दो व्यक्ति है यानी कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो ड्रग्स के मामले में यानी कि सप्लाई करते हैं ड्रग्स को, और वहाँ पर भी निजी तभी से जो है वो ड्रग्स की लेन देन के लिए वहाँ पर गए हुए थे और आपस में लड़ाई होती है, पार्टी को लेकर जो है वो लड़ाई होती है, जहाँ पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है यानी कि उन पर मोहम्मद हुसैन पर जो है वो थप्पड़ मारा जाता है उनको, और उसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमजान जो है वो पहुंचते हैं, और ये यानी कि जिस तरीके से एक कंफ्यूजन वहाँ पर होती है और गोली किसी और को चलानी थी, यानी कि गोली किसी और को मारनी थी, और वही गोली जो है वो इमरान खलील को पड़ती है। वो ये सोचकर कि ये इनका जो है वो जासूस है और यही इन पर जो है वो यानी कि जासूस कर रहा है, और इनकी मदद से ही ये यानी कि ये सब खुलासा जो है वो हो पाया है। तो इमरान खलील वो शख्स था, यानी कि कंफ्यूजन के चलते इमरान खलील पर जो है वो गोली चलाई गई थी, और पूरा मामला जो है वो नवाबाद पुलिस स्टेशन में नवाबाद पुलिस की टीम ने जो है वो सॉल्व किया। देखिए 2 मामले यहाँ पे सॉल्व हुए हैं, एक तो जो ड्रग्स यहाँ पर कुछ पकड़ा गया है, चिट्टा पकड़ा गया है, और दूसरा जो गोली चलाई गई थी उन्हें भी यहाँ पर जो है वो अरेस्ट किया गया। मोहम्मद रमजान जिन पर कई सारी एफआईआर दर्ज है, यानी कि एनडीपीएस के तहत जो है वो कई सारे मामले इन पर जो है वो दर्ज है, और इनकी जब आपस में अनबन होती है और अनबन होने के बाद बदला लेने के लिए जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं। शिल्पा, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इनसे जब पूछताछ होगी तो एक पूरा ड्रग्स बेचने और खरीदने वाले को जो नेटवर्क है उसके बारे में भी पता लगाया जा पाएगा पुलिस द्वारा। तो कितनी बड़ी कामयाबी यहाँ पे पुलिस को हासिल हो पाएगी, क्योंकि जम्मू के जो युवा है लगातार ड्रग्स के अंदर कहीं ना कहीं घुसते जा रहे, सम्मिलित होते जा रहे हैं। तो इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से नेटवर्क पूरे जम्मू में चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से विकास की बात करें तो नशा इस समय जम्मू में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में नशा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा भी आप देखेंगे गली में ड्रग्स लेते हुए नजर आ रहा है, चिट्टा लेते हुए नजर आ रहा है, जो समय काफी ज्यादा ये समस्या भी बन चुकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के चलते लगातार नाके लगाए जाते हैं एंटी नार्कोटिक्स टीम के द्वारा, आप देखेंगे जहाँ पर नशीली कैप्सूल बरामद किए जाते हैं, ड्रग्स को बरामद किया जाता है, तो लगातार पुलिस के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इसकी मदद से भी काफी ज्यादा जो है यहाँ पर सॉल्व और भी केसेज जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, जो इसमें यानी कि जो कुख्यात जो यानी कि तस्करी जो करते हैं, जो कुख्यात इसमें मौजूद है, उन्हें भी पकड़ने में जम्मू कश्मीर पुलिस को, नवाबाद पुलिस को जो है और भी मदद जो है इसमें मिल सकती है। इन दो मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रमजान की बात करें तो इससे एक पिस्तौल, साथ ही साथ ड्रग्स, एक साथ ही साथ आपको बता दें कि 60 लाइव राउंड जो है वो भी बरामद किए गए हैं, और ब्लैक कलर की कार को भी बरामद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ पर इस हवाले से अपडेट करे थे, जहाँ पर मोहम्मद रमजान और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया है और उनसे भारी मात्रा में कहीं ना कहीं ड्रग्स की खेप और साथ ही साथ आर्म्स और अम्यूनिशन भी बरामद किए गए हैं। नवाबाद पुलिस स्टेशन में पूरा मामला दर्ज है। नवाबाद पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं या फिर जो वहाँ पर पुलिसकर्मी है उनके द्वारा पूरा मामला सॉल्व किया गया है, और अभी फिलहाल 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर लिखित में आश्वासन न मिलने पर स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म न करने का ऐलान किया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे ही कुछ सांबा जिले में भी हालात देखने को मिल रहे हैं। सांबा के बाजारों में कचरे के ढेर लग चुके हैं, वहां पर महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। बता दें कि दुकानदारों का काम धंधा भी चौपट हो रखा है, और लोगों को यहाँ पर अपने घरों के अंदर रहने को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ रहा है। लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलने पर परहेज करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, कूड़े के कचरे के ढेर कहीं ना कहीं हर इलाके में लगे हैं। ये सिर्फ आपको तस्वीरें सांबा की दिखा रहे हैं, लेकिन सेम सिचुएशन डोडा की भी है, सेम सिचुएशन कठुआ की भी है, लेकिन अभी सांबा के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जहाँ पर सांबा में लगातार जो सफाई कर्मचारी है उनकी हड़ताल जो है वो जारी है। हालांकि कल रात को एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या कुछ साफ किया गया उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी ये मांग है कि लिखित में उन्हें आश्वासन दिया जाए कि उन्हें पक्का किया जाएगा, उनका नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं मिलने के बाद अब जो सफाई कर्मचारी हैं उनका जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है, उनकी हड़ताल लगातार जारी है। इसका सीधा खामियाजा जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के निवासी हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है।
तो हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं जिला सांबा से सवाल से अपडेट करने के लिए। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, बताइएगा, तस्वीरों में हमने देखा कि कूड़े के ढेर अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं। अब देखिए इन लोगों की मांगे क्या है, पहले वो अपडेट कीजिएगा, और क्या कुछ मीटिंग में कल बातचीत हुई है वो भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पिछले 11 से 12 दिनों से जो हालात सांबा शहर के हैं वो काफी बद से बदतर है। लगातार जगह पर अलग अलग जगहों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ये गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। बीमारियां फैलने का खतरा है और उसी के साथ जो डेंगू जैसा एक लगातार आप देख रहे हैं कि डिजीज है वो लगातार फैल रहा है। तो इस चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है और इससे पहले भी सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रोटेस्ट पर गए हैं, कई बार इनको आश्वासन मिला है और आश्वासन मिलने के बाद ही काम पर वापस लौटे हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से ये तमाम सफाई कर्मचारी जो डेली वेजेस कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर, उनको नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए। उनका साथ देने के लिए जो परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर हैं। तो उन्हीं की वजह से अब हालात जो है वो इतने चिंताजनक है कि यहाँ पर सफाई का कोई भी सिस्टम बन नहीं पा रहा है और लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। दुकानदार तबका परेशान है। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों से इनकी मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग बेनतीजा निकली, दूसरी मीटिंग में इनको आश्वासन मिला, लेकिन ये चाहते हैं कि लिखित में आश्वासन अगर दिया जाए तो हम काम पर वापस लौटेंगे। लेकिन मीटिंग में क्या कुछ बातें रखी गई हैं, खासतौर पर मिनिस्टर्स का मीटिंग कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। रवि रंधावा मेरे साथ है। रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप जो स्ट्राइक पर हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अथॉरिटी से आपकी क्या बात हो रही है? कल भी आप कमिश्नर सेक्रेटरी से सुनने में आ रहा है कि मुलाकात करके आए हैं, आप कह रहे हैं कि लिखित में दिया जाए तो हम अपनी हड़ताल खत्म करेंगे, काम पर वापस आएंगे। क्या कुछ आप कह रहे हैं कि आगे एक कदम किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? सर, पहली बात तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारी बात को आला अधिकारियों तक, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। और रही बात स्ट्राइक की, कौन सफाई कर्मचारी चाहता है स्ट्राइक हो? कोई नहीं चाहता, क्योंकि स्ट्राइक तो मतलब है कि गंद ही पड़ना है इससे। क्योंकि अगर ये हमारे बंदे को टाइम टू टाइम परमानेंट कर देते, आज इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। जो आपकी हड़ताल चल रही है ये उन आला अधिकारियों की तरीके से चल रही है, क्योंकि उन्होंने हमें घबरा किया है। बार बार हमें आश्वासन देते रहे, हम उनके आश्वासन में आते रहे और आज वो मुसीबत आ पड़ी है कि 10 साल हो गए इसी चीज को हम लड़ते लड़ते। यूँ हम 2014 से शुरू हुए थे, आज देखो कितना टाइम हो गया, 10 साल हो गए हैं। 10 साल में एक बार भी इन्होंने ये कोशिश नहीं की, क्योंकि ये इनकी नाकामी के कारण हुआ है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल मैम से, कमिश्नर मैम से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुना है और हमें भी पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैम ने गवर्नर साहब से भी बात की हुई है, अपना चीफ मिनिस्टर साहब से भी की है और अटल बिहारी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, क्योंकि उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है कि इनका मांगे बिल्कुल जायज है और ये हो कर रहेगी। और इसके नाते मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा सरजीत सिंह सलातिया जी का करना चाहता हूँ कि जिन्होंने सफाई वालों की आवाज गवर्नर साहब तक पहुंचाई है। और वो हमेशा ही अच्छे इंसान के, हमेशा ही गरीब के हित में रहते हैं वो। और उनके अपने साथ एक ऐसी टीम को खड़ा किया जिसमें कम से कम 28 MLA हैं जो वो चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं और सफाई वालों की डिमांडें करी हैं। ये सफाई वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, नहीं तो ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ है, हमारे सत्राकों में ऐसा हुआ है कि हमारे आला अधिकारी, हमारे MLA साहब वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये नहीं है कि आला अधिकारी भी सहयोग नहीं कर रहे, आला अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा रवि जी, अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आश्वासन मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि लिखित में दिया जाए, क्या आपको लग रहा है कि शहर की बात को आगे तक रखा जाए और एक कदम आप भी आगे बढ़ाएं और सफाई थोड़ी सी कर दी जाए अगर कोई ऐसे बीच में हालात बनते हैं? हाँ सर, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि आज या कल स्ट्राइक खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि हमें जो लिस्ट में चाहिए, हमारी यही एक डिमांड है कि वन टाइम सेटलमेंट करके जितने भी सफाई कर्मचारी हैं डेली वेजर, लखनपुर से लेकर बारामूला तक, क्योंकि अब कश्मीर में भी हड़ताल है, क्योंकि मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट, और मेरे वाइस स्टेट प्रेसिडेंट वहाँ पर हैं अब्बास जी फयाज साहब, तो वो वहाँ पर स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम स्टेट को गंदा न करें, बल्कि जो जिले को एक साफ सफाई रखें। और इसको किसी टाइम पे स्वर्ग कहा जाता था और आज स्वर्ग में नर्क पड़ा हुआ है, ये सब की बात है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि हमारा अगर मसला हल हो जाता है तो हम एक आध दिन में स्ट्राइक को खत्म कर देंगे, क्योंकि शहर इनका भी है, शहर के ये भी रहने वाले हैं, तो ये भी अपनी जिम्मेदारी को समझते तो हैं। लेकिन इनका कहना है कि बार बार हमें मजबूर किया जाता है हड़ताल करने के लिए। हमारा एक
बारे में मसला अगर हल हो जाता तो शायद ये दिन ना देखने को पड़ते। और अब जो हड़ताल है ये कई अलग अलग एरियाज में हमें देखने को मिल रही है। इस सांबा शहर के हालात भी बदतर हैं। फेस्टिवल सीजन से ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक इनकी हड़ताल खत्म होती है, कब तक ये काम पर वापस आते हैं और सांबा की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो बन पाती है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। हालांकि कल मीटिंग तो हुई है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की एक ही डिमांड है कि उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए कि जल्द उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। मैं सोच रहा हूँ ऐसी हालत में आगे जाना सेफ है। उसने सोचा जब एयरबैग है तो आगे बढ़ने से डरना चाहिए। नई महिंद्रा वीरो, इसमें है आपकी सेफ्टी के लिए एयरबैग जो है सबकी सोच से आगे। महिंद्रा वीरो, सोच से आगे। स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ चलेंगे। अब बात जिला डोडा के हवाले से करेंगे, जहां पर जिला डोडा की भाला तहसील के 7 गांव के लोगों को आज तक सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। इस तहसील के डांडी, नगरोटा, जिजिंदा और बटोली सहित 4 अन्य गांवों तक पहुंचने के लिए आज भी जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चे भी इसी जंगल से होकर स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं और मरीजों को भी कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। इस आधुनिक युग में भी सड़क की सुविधा न मिलने से लोगों में बेहद रोष देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार कहीं न कहीं कुछ ऐसे इलाके अभी भी कहीं न कहीं ऐसे हैं जो कि 1947 की जिंदगी जीने को मजबूर है। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बाद भी, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आने के बाद भी ये लोग कहीं न कहीं जो है सड़क की सुविधा से वंचित है। लोगों की एक ही डिमांड है, क्योंकि ये लोग जो है वो लगातार कहीं न कहीं इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द सड़क की सुविधा इन लोगों को मिल पाए। हमारे साथ विकास मनहास जिला डोडा से ज्वाइन कर चुके, इस हवाले से अपडेट करने के लिए। विकास बताइएगा क्या कुछ मुश्किलें इन लोगों को पेश आ रही है, कौन से ऐसे इलाके हैं जो लोग जंगल से होकर यहाँ पर अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इलाका तहसील भाला के अंदर आता है और तहसील भाला से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर तेसना से इन लोगों को पैदल जाना पड़ता है अपने गांव की ओर। और ये लगभग ये दूरी 6 से 7 किलोमीटर की है और जंगल के बीच में होते हुए जाना है, जिसमें जंगली जानवरों का डर रहता है या फिर कोई बीमार हो जाए तो उसको फिर चारपाई पर इसी रास्ते से उठाकर जाना पड़ता है। या फिर कोई स्कूल के बच्चे हों, उनको भी अगर हाई सेकेंडरी या कॉलेज लेवल तक पढ़ने जाना है तो जंगल वाले रास्ते से होकर जाना है, जिसके चलते कई लोगों ने पढ़ाई करना भी छोड़ दिया, क्योंकि माँ बाप इतना सफर नहीं करवा पाते। और ऐसे में वहाँ के लोगों ने कहा कि कम से कम हमारे जो 7 गाँव है, डंडी, जिंदा, नगरोटा और उतोली और आसपास की और भी जहाँ पर आबादी 1500 से ज्यादा है, और अगर यहाँ के लिए अगर रोड कनेक्टिविटी मिल जाए, क्योंकि DCR बना हुआ है, लगातार अपील भी करते हैं कई बार DC ऑफिस या अलग अधिकारियों के पास गए हैं, लेकिन इन लोगों को आज तक रोड की सुविधा नहीं मिली है। विकास, अब क्योंकि नई सरकार बनी है, जो यहाँ इस इलाके के जो विधायक है, क्या उन तक ये बात पहुँचाई गई है? वो किस तरीके से इस डिमांड को पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं? लोगों को किस तरीके की उम्मीदें इस नई सरकार से, अपने नए विधायक से है? देखिए, जो इस तरह के विधायक हैं, यानी दलित सिंह परिहार MLA BJP से हैं और उन्होंने पिछले 10 साल से लगातार अपील भी किया। अभी तक उनसे ये काम उन लोगों का नहीं हो पाया, क्योंकि सिर्फ झूठे आश्वासन इन लोगों को मिले हैं और लगातार उन्होंने कहा कि मैं रोड का काम आपके गांव में शुरू करवाऊंगा, लेकिन आप फिर से वो चीज के सामने आए हैं। देखते हैं और लोगों को किस तरह से उम्मीद दोबारा से दिखाई कि एक बार फिर से मैं आपको रोड का सपना दिखाया, लेकिन अभी तक ये सपना अधूरा ही है उन लोगों का। विकास, PMGSY जैसी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू की जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कितनी होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये इलाके अभी तक वंचित रह चुके हैं इन तमाम स्कीम्स की वजह से। देखिए, बहुत सारे अफसर जो है गलत फीडबैक यहाँ के लोगों का देखते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार करना है या जिस तरह से गांव-गांव में विलेज
केस के साथ हुए हैं, उन लोगों ने गलत यहाँ के लोगों का फीडबैक दिया है। ये वही इलाका है जहाँ पर नेटवर्क के लिए लोगों को घरों से बाहर रखना पड़ता है, या फिर नेटवर्क जैसी कंपनियां जो है इनको कहती है कि अगर आपके आसपास एक गांव में लगभग 500 से ज्यादा सिमें होंगी तब जाके आपके एरिया में टावर बना दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग जो है जगह पर रहते हैं जहाँ पर इनको नेटवर्क पहुंचने के लिए लगभग घर से 10-15 मिनट दूर जाना पड़ रहा है, उसके बाद इन लोगों को नेटवर्क में मिलता है। इन अफसरों को यहाँ से फीडबैक देना चाहिए कि इन जगहों पर अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर पानी नहीं, या इस तरह की परेशानियां लोग वहाँ पर देख रहे हैं, वो चीजें दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो काम करने वाले हैं वो जो है इस तरह का काम नहीं करते, जिसकी वजह से लोग जो है काफी लाचार हो चुके हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मन्हास रोड़ा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर की रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। तमाम स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू की जाती है, PMGSY जैसी स्कीम्स है, लेकिन इन स्कीम्स का जो यहाँ पर लाभ है वो इन लोगों को नहीं मिल पा रहा। और रिप्रेजेंटेटिव्स भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक लोग कहीं न कहीं रोड कनेक्टिविटी से वंचित है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए गुलिस्तान।